बेसिकली हाय बेटा, जिनमें वेरिएबल आते रहते, चेंजेस आते रहते हैं, परिवर्तनशील गैसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। तो प्लीज ध्यान से समझना, क्योंकि ये एक सेमी साइंटिफिक क्लास होती है ज्योग्राफी की, और अगर अगर हम नहीं समझते तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो परिवर्तनशील गैसेस में अगर हम लें, स्थिर गैसेस के बाद, कांस्टेंट गैसेस के बाद, वेरिएबल गैसेस के बारे में अगर हम जानते हैं, तो बहुत सारी गैसेस सामने निकल के आती हैं। जैसे O3, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन ले लो, CO2 ले लो, हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, वाटर वेपर ले लीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी ये गैसेस है। मैंने बताया था कि हम सेपरेटली वाटर वेपर के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन वाटर वेपर ऑल्सो एक गैस, तो वो भी चेंजेबल होती है, वेरिएबल्स होते हैं, बदलती, परिवर्तनशील होती है। तो ओजोन हो गई, CO2 हो गई, हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, नियोन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, वाटर वेपर, दे आर सेवरल गैसेस विच कंसीडर एज अ वेरिएबल गैसेस। व्हाई सो? क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, बनती और बदलती रहती है। तो आज हम इन्हीं गैसेस के बारे में थोड़ा जानेंगे और ये वाला पोर्शन खत्म करेंगे। कल के दिन जब भी whenever I take next class, we will talk second composition of our atmosphere, which is aerosol and water vapor. Okay, so सबसे पहले जैसे आप ये देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमें वर्ड लिमिट को भी ध्यान रखना पड़ता है मुख्य परीक्षा के हिसाब से, तो मैं वाटर वेपर के बारे में बात करता हूं। देखिए, आप फिर से ध्यान रखिएगा, वाटर वेपर एक सेपरेट टॉपिक है, उसे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। 50 से 70 डिग्री की उसकी मात्रा, भूमध्य रेखा की मात्रा, लेकिन अभी हम परिवर्तन गैसेस में वाटर वेपर पे भी हम एक लाइन जरूर लिखेंगे। ओके, वो एक लाइन है कि वाटर वेपर की जो मात्रा है वो भी हमारे जल वाष्प जिसे कहते हैं वो बदलती रहती है। जैसे कि भूमध्य रेखा पर अलग होती है, इक्वेटर पे अलग होती है, पृथ्वी के मध्य में, क्योंकि वहां पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, समुद्र का जल हाइड्रोस्फीयर होने के ज्यादा कारण वहां गैसेस ज्यादा बनती है। और जैसे जैसे हम पोलर रीजन की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे ये हमारा इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, जैसे जैसे हम पोलर रीजन्स में जाते हैं और पोल्स पे जाते हैं, वहां पे ये वाटर वेपर की जो मात्रा होती है वो रिड्यूस होती चली जाती है, काफी कम होती चली जाती है। अब वाटर वेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। ओके, वाटर वेपर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस। क्यों? क्योंकि आप जो भी चाहे वो क्या कहते हैं, रेनफॉल हो, ओला वृष्टि हो, बर्फ का गिरना हो ओले के रूप में हो, फॉग हो, फ्रॉस्ट हो, जितने भी जब आसमान से जो चीज गिरती हैं वाटर की फॉर्म में, चाहे बर्फ हो, ओला हो, फॉग हो, धुंध छा जाती है एक प्रकार से, वाटरफॉल हो, सारी चीजें जिस पर प्रकृति निर्भर है, डिपेंड है, वो सभी चीज इस वाटर वेपर के कारण ही संभव होती है। जब धुंध छा जाती है, फ्रॉस्ट आ जाता है, ओलावृष्टि होती है, ऐसे सभी चीज, इवन तापमान को भी काफी ज्यादा निर्धारित करने का जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वाटर वेपर की ही होती है। तो आप सिर्फ अभी 2 लाइन लिखेंगे जो परिवर्तनशील गैसेस में है, क्योंकि वाटर वेपर को जब हम एटमॉस्फेयर पे चर्चा करेंगे तो वाटर पेपर को हम एरोसोल और वाटर पेपर और गैसेस तीनों को अलग अलग हमने लेके पढ़ा है। जब मैंने शुरू में स्टार्टिंग में लेक्चर में बता दिया था, तो अभी उसके बारे में ज्यादा बात करना सही नहीं होगा, अनुचित होगा। तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे, वाटर वेपर जितनी भी हमारी वृष्टि होती है, ओला वृष्टि हो गई, धुंध छाना, फॉग होना, सब कुछ जलवाष्प के कारण ही होती है। इवन तापमान को भी नियंत्रण करना, टेम्परेचर जो कंट्रोल होता है वो भी वाटर वेपर के कारण ही संभव होता है। अब हमारी जो दूसरी गैसेस है, यह मैंने फर्स्ट गैस कंसिडर करी। अब मेरी जब दूसरी गैस है वो है मेरी O3, यानी ओजोन। ओजोन जो गैस है इसके बारे में काफी लोग कम भी जानते हैं और काफी लोग बहुत ज्यादा भी जानते हैं।
लेकिन आप लोगों का मुझे मालूम है कि आप लोग मध्यम जानते हो, ज्यादा नहीं जानते, ना ही कम जानते, थोड़ा बहुत तो हर कोई जानते ही जानता है। तो जब ओजोन गैस, क्योंकि हमें इसके बारे में खुल के लिखना जरूरी है जब हम एग्जाम्स में लिखेंगे, तो ओजोन जो गैस होती है बेसिकली वो ये जो गैस है, ओजोन गैस जो है, ये एक पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। इसे कई प्रकार के नामों से जाना जाता है। एक सुरक्षा कवच कहते हैं पृथ्वी का ओजोन गैस को, और एक जीवनदायिनी गैस के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि जो कोशिका की, जो हमारे पृथ्वी पर यूकेरियोटिक सेल की जो उत्पत्ति हुई है, वो आफ्टर फॉर्म ओजोन लेयर, उसके बाद ही, फॉर्मेशन के बाद ही हमारे धरातल पे, सरफेस पे एक कोशिका या फिर जीव की उत्पत्ति हुई है। इससे पहले सवाल ही नहीं था, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्टली हमारे अर्थ पर आ रही थी, और कोई भी यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक ठीक है पानी के नीचे, जमीन के नीचे रह रहा था, लेकिन यूकैरियोटिक सेल यानी हम सब कभी भी उत्पत्ति में नहीं आ सकते थे। तो सबसे पहली जो बात शुरू होती है दोस्तों, वो होती है ओजोन लेयर के संदर्भ में, और वो है हमारी ओजोन लेयर के संदर्भ में कि ओजोन गैस पृथ्वी की रक्षादायिनी है, जीवनदायिनी है, और एक सुरक्षा कवच हमें मतलब प्रोवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, ये तो ठीक है, एक नॉर्मल है, एवरीवन विल राइट दिस थिंग, लेकिन हमें कुछ अलग लिखना है, तो हम क्या कैसे चलेंगे? ओजोन जो गैस है ये बेसिकली लाइट ब्लू होती है, हल्की नीली होती है। क्या होती है? लाइट ब्लू होती है, हल्की नीली होती है। समझ में आ रहा है? और ये बहुत ही इरिटेटिंग गैस होती है, मतलब ये बहुत ज्यादा, इसकी जो सुगंध होती, गंध होती है, बहुत बहुत ज्यादा उत्तेजक होती है। अगर मैं बात करूं तो इसकी जो गंध होती है ये बहुत ज्यादा उत्तेजक, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम इरिटेटिंग, इरिटेटिंग गैस होती है, इरिटेटिंग गैस होती है। इसकी मतलब हल्की नीली होती है, और उत्तेजक गैस होती है अगर हम इसे देखें तो। और दूसरा, मेरी बात, हाय दीपेंद्र, क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? उत्तेजक गैस होती है, इरिटेटिंग गैस होती है, नीली गैस हल्की नीली होती है, और इसकी जो गंध होती है यानी स्मेल होती है वो बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। प्लीज अपना रिप्लाई जरूर कर दे करो मुझे, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। आई एम टॉकिंग वेरिएबल गैसेस, वेयर वी आर टॉकिंग राइट नाउ ओजोन गैस। ये लाइट ब्लू होती है, इरिटेटिंग गैस होती है, उत्तेजक गैस होती है। इसकी जो स्मेल होती है बहुत ज्यादा तीव्र होती है, बहुत ज्यादा तीव्र होती है, बहुत ज्यादा गंध होती है। इसके अंदर जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा तेज तेज होती है। तो जब भी आप परिवर्तनशील गैसेस के बारे में, है ना, ठीक है, जब भी हम गैसेस के बारे में बात करते हैं, अर्चना राठौर तुम हमेशा पीछे क्यों चलती हो हमारी क्लास के? लाइव क्लास का मतलब होता है बराबर चलना, ना कि पीछे चलना। हमने वाटर वेपर के बारे में बोला कि वाटर वेपर एक सेपरेट टॉपिक है। जैसे हम गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे हम एयरसॉल के डस्ट पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हम उसी तरीके से हम वाटर वेपर के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन वाटर वेपर के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा अभी संभव नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ गैस को लेकर एज ए गैस उसे कंसिडर करके चल रहे हैं। तो थोड़ा तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारा जो नेट है वो 10 सेकंड पीछे चलता हो, ऐसा हो जाता है कभी स्टूडेंट के साथ, तो नेट की गति को देखो थोड़ा सा। We will talk too much towards water vapor in upcoming classes, not now. We just talk that simply talked that it's a gas, variable gases, all things which is happening matlab surrounding us, like heavy rainfall, humidity, etc., etc., is just happening due to water vapor quantity in our atmosphere. Whenever we start to move from equator to pole, its quantity will goes down, कम होती चली जाएगी. That's it. It's quite sufficient right now. If we are talking only gases. तो अगर हम वाटर वेपर के बारे में वैसे बात करें ज्यादा चल के, तो वो बहुत कुछ हो जाता है। 5 किलोमीटर तक अगर हम
बात करें तो हमें 90% तक उसका प्राप्त होता है। वाटर वेपर का क्षेत्रफल अलग हो जाता है, उपोष्ण कटिबंध आ जाएंगे जलवाष्प के अंदर, फिर हमें उपोष्ण कटिबंधों के बारे में चर्चा करनी होगी, फिर हमें उष्ण कटिबंधों के साथ उपोष्ण कटिबंधों की ओर हमें धीरे धीरे आगे मूव आउट करना होगा। फिर हमें ऑब्वियसली बात है कैंसर लाइन की, कैप्रिकॉन लाइन की, आर्कटिक लाइन की चर्चा करने को, 66.5 डिग्री पे इसकी क्वांटिटी कितनी कितनी रिड्यूस हो जाती है, इसका क्या इफेक्ट होता है, यानी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी अर्चना उस पर। खैर, तो वो हमारा सेपरेट टॉपिक है जो अपकमिंग क्लासेस में हम चर्चा करेंगे जब हम गैसेस खत्म करेंगे। एनीवे, तो हमने बात किया क्या कहते हैं ओजोन गैस के बारे में। तो आपको तीन उसे जान के रखना है, जैसे कि जैसे तीन चीज आके रखनी कि ये हल्की नीली होती है, उत्तेजक गैस होती है, लिखना पड़ेगा आपको, उत्तेजक गैस होती है, हल्के नीली रंग की होती है, उत्तेजक गैस होती है, और ये बेसिकली बहुत ज्यादा गंध वाली गैस है, स्मेल जो निकलती है वो बहुत ज्यादा तीव्र होती है, बहुत ज्यादा तीव्र स्मेल इसके अंदर होती है। ठीक है, ये आपको सारी की सारी चीजें कंसीडर करनी होगी। अब जब आप आए थे तो आपके सामने एक इमेज खुली हुई थी, आप उस इमेज को तो मुझे हिडन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लिखना पड़ा था। मैं आपको बताता हूं कि ये हमारा जैसे सरफेस है, यानी धरातल, यानी क्रस्ट, यानी भूपटल, जो भी आप कंसीडर करना चाहो करो, भूपट्टी जिस पे हम हैं वो, या वायुमंडल का निचला तल, बॉटम ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, कुछ भी लिख सकते हो। यहां से ये जो ओजोन गैस है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जो ऐसी कोई लेयर नहीं है, यहां पर ओजोन गैस नहीं पाई जाती। मेरी बात आप ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसी गैस है जिसकी कोई ना कोई कुछ ना कुछ जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में व्याप्त है, नीचे से लेकर ऊपर तक पाई जाती है ओजोन गैस, है ना। थोड़ी थोड़ी जैसे अपने यहां पर है 0.0000001% में। तो मतलब कहने का मतलब है कि पूरे एटमॉस्फेयर, नीचे से लेके पूरे एटमॉस्फेयर में ऊपर तक जो ओजोन गैस है उसका कहीं ना कहीं दबदबा रहता ही रहता है। लेकिन बात आती है, कई बार क्वेश्चन आए हैं कि इसकी जो सबसे ज्यादा सांद्रता है, सांद्रता का मतलब होता है डेंसिटी, घनत्व ज्यादा, यानी क्वांटिटी के में ज्यादा, तो वो देखा जाता है 10 किलोमीटर। जब हम अपने सर के ऊपर अगर 10 किलोमीटर से देखेंगे और लगभग 50 किलोमीटर तक हम देखेंगे, तो जो हमारी ओजोन गैस है O3 है, उसकी जो सांद्रता होगी वो ज्यादा होती है। अगर इस 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, यानी ये जो 40 किलोमीटर का मैंने आपको एरिया बताया है, गैप बताया, 10 किलोमीटर नीचे से लेकर 50 किलोमीटर ऊपर तक, इसके पूरे बीच में जो ओजोन है उसकी मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो ओजोन है वो बेसिकली 12 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। मतलब ये अगर आप और ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो हमारी ओजोन है उसकी जो सांद्रता आपको दिखाई देगी वो बेसिकली 12 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर के मध्य में दिखाई देगी। यहाँ पे ओजोन गैस सबसे ज्यादा तादाद में, सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित रहती है। याद ध्यान रखना, ये आईएएस का क्वेश्चन है। 12 किलोमीटर से 35 किलोमीटर, 12 to 35 किलोमीटर जो ओजोन गैस है उसकी सबसे ज्यादा मात्रा होती है। ठीक है ना। और वैसे इसकी जो सांद्रता डेंसिटी दिखाई देने लग जाती है, मतलब मात्रा ज्यादा, वो तो 10 से 50 किलोमीटर वैसे तो पूरे वायुमंडल में है, लेकिन 10 से लेके 50 किलोमीटर तक का जो उसका क्षेत्र है उसमें अच्छी खासी पाई जाती है। और उसमें से भी 12 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के जो मध्य का डिस्टेंस है उसमें तो बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि ये हमारा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर है, ये हमारा ऊपर समताप मंडल आ जाता है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल आ जाता है। हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, हम हर चीज पे चर्चा कर रहे हैं। हमें समताप मंडल को समझने में भी एक लेक्चर आधा लेक्चर तो चाहिए होगा। समताप मंडल भी बहुत सारी विशेषताएं रखता है। यहां पर समताप मंडल में करीब 4 प्रकार के बादल बनते हैं,
मैंने विभिन्न विभिन्न क्लासेस में पढ़ाया है और यूट्यूब पे देखा है, वो सिर्फ यही कहते हैं कि क्षोभ मंडल में ही बादल बनते हैं, इस जो रासायनिक प्रक्रिया होती है इसके अलावा कहीं नहीं बनती। लेकिन वो कहना बिल्कुल गलत है। समताप मंडल में भी बादलों की रूपरेखा देखी गई है, भले वो गैसेस बादल हो। इवन मध्य मंडल में भी बादल पाए जाते हैं। तो हर चीज पे मतलब हम डिस्कशन करते चल रहे हैं कि हर का पॉइंट उठाते हुए चल रहे हैं। तो जैसे ये हमारा आपने देखा, ये हमारा धरातल यानी क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। जो समताप मंडल है जो हमारे ऊपर तक फैला हुआ है, ये है बेसिकली 12 से लेके 16 किलोमीटर। ध्रुवों पे ये कम हो जाती है, ऊंचाई 8 हो जाती है। 66.5 डिग्री पे इसकी जो ऊंचाई पाई जाती है 9 से 10 किलोमीटर पाई जाती है। हमारा क्षोभ मंडल जो है, ये हम लेटर ऑन चर्चा करेंगे इसी लेक्चर के बाद के जब लेक्चर आएंगे। तो बात है कि जो 35 से ये तो हमारा, ये तो बहुत ऊपर से चला गया, 50 किलोमीटर चला गया। समताप मंडल की जो ऊंचाई है बेसिकली 50 किलोमीटर तक चली गई। लेकिन आप देखेंगे 12 से 35 किलोमीटर की जो रेंज है, वहां पे हमारी ओजोन गैस बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि समताप मंडल की अगर दो लेयर का डिवीजन करूं, एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर, तो जो हमारी ओजोन गैस है वो हमारी बेसिकली लोअर लेयर का हिस्सा है। अगर मैं ओजोन गैस की बात करूं तो ओजोन गैस बेसिकली हमारे समताप मंडल में नीचे की ओर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? नीचे की ओर पाई जाती है। तो आप ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं समताप मंडल में ऊपर है ओजोन गैस, कुछ कहते हैं बीच में है, कोई कहते हैं नीचे। तो आप ध्यान रखना, समताप मंडल को अगर हम दो लेयर में डिवाइड करते हैं तो जो उसकी सेकंड लेयर है, मतलब लोअर लेयर, अपर लेयर और लोअर लेयर, तो हमारी जो ओजोन गैस है वो हमारी 12 से 35 किलोमीटर यानी लोअर लेयर के अंदर आपको दिखाई देगी। मेरी बात समझ में इतना आ रही होगी, मैं भी फीडबैक बाद में लूंगा। तो ये हमारी नीचे पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपने तीसरी चीज जानी, इंपॉर्टेंट चीज जानी कि समताप मंडल का निचला हिस्सा ओजोन लेयर की घनत्व साधारणता से भरा पड़ा है, मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी भरी पड़ी है, बहुत ज्यादा मात्रा में साधारणता से भरा पड़ा है। तो हमने अपने इसमें एक और लिखा, एक और पॉइंट जोड़ा, 1 पॉइंट लाइट ब्लू, सेकंड पॉइंट ये हमने बताया कि तीव्र गंध होती है, इरिटेटिंग गैस होती है। चौथी, समताप मंडल के नीचे की लेयर में होती है, यानी 12 से 35 किलोमीटर में ओजोन परत पाई जाती है। अब हम पांचवा पॉइंट इसमें बहुत अच्छा सा जोड़ सकते हैं कि ये एक प्रकार की विस्फोटक गैस भी होती है। विस्फोटक कैसे? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडाइज एजेंट होते हैं, ऑक्सीकारक एजेंट होते हैं, जिसके कारण अगर इसे कंप्रेस या इसे भर के रखा जाए, साधारण किया जाए, तो इसमें ये विघटित हो जाएगी, विस्फोट के साथ विघटित भी हो सकती है, यानी डिकम्पोज भी हो जाती है, टूट जाती है, फट जाती है। तो मतलब अगर ओजोन गैस की ज्यादा साधारणता रखेंगे तो इसके ऑक्सीडाइज एजेंट होने के कारण, ऑक्सीडाइज एजेंट होने के कारण ओजोन गैस का विखंडन विस्फोटक के रूप में हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाती है विस्फोट के साथ। तो ये मेरा इसका पांचवा पॉइंट भी निकल के आया कि ओजोन जो गैस है वो बेसिकली एक प्रकार की विस्फोटक गैस के रूप में साधारणता के होने पे विस्फोटक भी हो सकता है, विघटित भी हो जाती है, और इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानते हैं। ये मेरे 5 पॉइंट हो गए ओजोन लेयर को लेकर। अब बात आती है, ये जो ओजोन लेयर है जिसे हम देख रहे हैं, ये बनती कैसे है? सबसे अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये हमारी जो ओजोन लेयर है, ये हमारी ओजोन लेयर फॉर्म कैसे होती है। तो बच्चों में काफी ज्यादा बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारा मतलब लेकिन आइडिया भी रहता है, लेकिन सटीकता आप लोगों को नहीं मालूम होती। कहीं ना कहीं ओजोन लेयर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं और इनको थोड़ा सा आइडिया ज्यादा रहता है, जो ये ओजोन लेयर है ये बेसिकली हमारी जो बनती है, ये देखो 50 किलोमीटर तक तो ये आई गई, आपने देखा। इससे मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं और मैं फिर से, इसमें काफी ज्यादा मैटर आ गया, इसलिए मैं आपको दूसरा समझा रहा हूं। मैंने देखा
ये हमारा 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ओजोन ज्यादा थी, 12 किलोमीटर टू 35 किलोमीटर ओजोन की मात्रा और मैक्सिमम हो जाती है 12 से। ये हमारा समताप मंडल की निचली परत में, निचली लोअर लेयर में मिलती है। कौन मिलती है? हमारी ओजोन। दूसरी, अब क्या होता है कि ये जो ओजोन बनती है, गैसेस बनती है, ऑक्सीजन जो एजेंट हमने कहा, जैसे ये जो बनती है, ये बनती है इसके ऊपर होने वाले क्रियाकलापों से। ओजोन जो समताप मंडल है, अगर आप बात सुनेंगे तो जो ओजोन हमारा जो समताप मंडल है, उसके ऊपर स्थित कुछ फंक्शनिंग होती है, उसके ऊपर बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं। लगभग 80 से 100 किलोमीटर के मध्य, लगभग 80 से 100 किलोमीटर के मध्य कुछ प्रकार की घटनाएं होती हैं घटित, और इन घटनाओं के कारण ओजोन जो लेयर है वो बनना शुरू होती है। तो बेसिकली ये घटनाएं हैं क्या? तो हमें दो चीज की घटनाएं रखनी है। एक रखनी है जो हमारी परावैंगनिक किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट यूवी। पहली घटना, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऊपर से आ रही हैं, आप अच्छे जानते हो एक प्रकार का ये फोटोन का स्वरूप होता है, और इन्हें तीन प्रकार से नापता। अगर फिजिक्स की बात करूं तो UVA, UVB एंड UVC, देयर आर थ्री टाइप ऑफ, जो 400 नैनोमीटर तक टच करती है इनकी, अगर मैं वेवलेंथ की बात, आई एम नॉट टॉकिंग फिजिक्स राइट नाउ। तो यूवी जो है, इसके कारण, और यहां पर तरित झंझट, जिसे हिंदी में कहते हैं तरित झंझट, यानी थंडरस्टॉर्म, बिजली का कड़कना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और बेसिकली बिजली का कड़कना, इन दोनों ही प्रकृति के कारण, इन दोनों के कारण कहीं ना कहीं एक प्रकार का विद्युत का उत्सर्जन होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत डिस्चार्ज होती है। बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, विद्युत विसर्जन। प्लीज मुझे अपना फीडबैक दे देना, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इन दोनों के कारण एक प्रकार का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत विसर्जन। जब ये विद्युत विसर्जन होता है, यानी यूवी एंड ओके, वेरी गुड, जब ये विद्युत विसर्जन होता है, मतलब यूवी और थंडरस्टॉर्म के कारण ही ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, तो हमारा जो O2 होता है, O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है, ये इसका मॉलिक्यूल टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ये एक प्रकार के दो OO में बट जाता है। ध्यान रखना, थंडरस्टॉर्म्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इलेक्ट्रिक, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, विद्युत विसर्जन के कारण, ये जो बेसिकली ऑक्सीजन होता है, जो हमारा O2 होता है, ये दो पार्ट में टूट जाता है, यानी एक O और एक मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं। क्या ये अलग हो जाते हैं? तो जो हमारा दूसरा O2 होता है, इससे इसका मेल हो जाता है, यानी एक दूसरा जो हमारा होता है, जिसके कारण, डिस्चार्ज के कारण इसका इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो ये जो अलग हुआ है एक ऑक्सीजन का, ये इससे मेल करता है, और ये बनती है हमारी O3। तो आप लोग अगर ओके, अगर आप लोग इसे इस प्रकार लिखते हैं, O2 प्लस O बराबर O3, तो बिल्कुल सही होगा। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, सही बताऊं तो इसमें कुछ ना कुछ लैकिंग है, इसमें कुछ ना कुछ लैकिंग है इस सूत्र में भी, और वो सूत्र में लैकिंग है एम इज ए मोमेंटम। ये भी हमें इसमें ऐड करना होगा। जब हम ओजोन का सूत्र लिखेंगे अपनी परीक्षा में, तो हमें इस प्रकार को, इस एम को भी ऐड करना होगा। अगर मैं इसको इस प्रकार लिख दूं, O2 प्लस O प्लस एम इज इक्वल टू O3 प्लस एम, तो ये मेरा अब सूत्र परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर विभिन्न किताबों में अगर आपने देखा, ज्यादातर मैक्सिमम जो बुक्स होती हैं, उसमें आपने देखा होगा सिर्फ O2 प्लस O इक्वल टू O3 लिख देते हैं, वो गलत है। क्योंकि
कोई भी जब ये डिस्चार्ज एनर्जी जब होती है तो ये एक्चुअली जो एम है ये एक प्रकार का मोमेंटम इंगित करता है ऊर्जा का, ऊर्जा, एनर्जी। तो जो भी अगर जो जुड़ती है O2 से O का भी अगर कॉम्बिनेशन होता है तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का ऊर्जा का उत्सर्जन भी होता है। तो हमें उसे एम में हम इंडिकेट करते हैं। तो ऊर्जा और ऊर्जा दोनों तक हम रखेंगे तब कहीं जाके O3 का निर्माण होगा। मेरी बात इतना समझ में आया? तो आप इसे क्या इसे आप अगर सीधी भाषा में अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? टकराव जब O2 से, दोस्तों साक्षी तिवारी सबसे आखिरी मैसेज किया उन्होंने, O2 से जब एक O का टकराव होगा, O का टकराव होगा तो एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है। ध्यान रखना, बिना एनर्जी के कुछ भी काम नहीं होता। एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है जिसे हम एम में बताते हैं और तभी इसका निर्माण होता है। तो इट इज अ राइट वे टू राइट दिस थिंग। उसका जो सूत्र लिखेंगे O3 O2 O1, ठीक है। तो ये हमारा एक सेगमेंट खत्म होता है। आपको ये समझ में आया कि हमारी जो ओजोन परत है वो कहां पर है? समताप मंडल के नीचे स्थित है। दूसरा 12 से 35 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो ये 80 से 100 किलोमीटर के बीच में जो घटनाएं घटित होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, थंडरस्टॉर्म्स, तो ये चीज बेसिक स्टॉर्म जो आता है उसकी वजह से ये ब्रेक डाउन होते हैं और ये दूसरी O से 2 से रिएक्ट कर जाते हैं, जिसके कारण एनर्जी O3 का यानी ओजोन का निर्माण होता है। अब मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं। 1987 से, दोस्तों एक कुछ नई बात ऐड कर रहा हूं मैं। 1987 से ओजोन परत का, आप देखते होंगे ओजोन, जो हमारे ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर इसका डेप्लीशन हो रहा है, मतलब क्षरण हो रहा है, कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। तो कई प्रकार से 1987 से हमारा सम्मेलन हुए थे, तब से बहुत ज्यादा हल्ला मचाया जा रहा है, इसकी ओर ध्यान देना शुरू किया। अगर हम बात करें तो 1987 के बाद से फिर तो बहुत सारे सम्मेलन हुए, जोहान्सबर्ग में हुए 2002 में, 2006, 2003, 1992, हम कैसे भूल सकते हैं। तो बात है कि इस पे बहुत ज्यादा विचार किया जा रहा है। तो ये जो है हमारी क्या कहते हैं ओजोन लेयर है, वो धीरे धीरे जो पॉल्यूशंस है, हम जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, कमर्शंस कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसके कारण इसका क्षरण होता चला जा रहा है। तो आपके आईएएस में कुछ क्वेश्चंस आए थे, गैसेस के नाम आए थे और आप लोग उसमें कंफ्यूज हो गए थे। मेरी बात ध्यान रखिएगा, जब गैसेस के नाम आए थे तो आप लोग सिर्फ एक ही चीज जानते हो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन स्टिल ये जो बन रहे हैं, ये किन चीजों से बन रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा, मैं 2 शब्द आपको बताना चाहिए, जिससे वाला क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन अगर फिर से एग्जाम में आता है तो आप सही कर सकें। तो जो हमारी ये ओजोन है, बेसिकली जो ओजोन परत है, इसको सबसे ज्यादा जो डैमेज करती हैं, आप 2 चीज याद रखना है, एक तो क्लोरीन, क्लोरीन और एक ब्रोमाइन, क्लोरीन और ब्रोमाइन। ये 2 चीज आप इसको याद रखना है कि जितना नुकसान ये पहुंचा सकते हैं दोनों के दोनों इसके पदार्थ, उसके एटम्स हमारे ओजोन लेयर को, उसके अलावा शायद ही कोई और गैस तत्व बेसिकली नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो। ये बात आप प्लीज ध्यान रखिएगा। कैसे? अब मैं आपको एक बताऊं, जो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर मैं एक परमाणु यानी वन एटम अगर मैं क्लोरीन का लेता हूं, वन एटम, ओनली कंसिडरिंग वन एटम क्लोरीन का लेता हूं, तो वो हमारे ओजोन परत के यानी O3 के लगभग 1,00,000 मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। यानी एक परमाणु हमारा क्लोरीन का, वन एटम ऑफ क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय 1,00,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ O3, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय
कर सकती है। अब आप इस चीज को अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी खतरनाक है। एक परमाणु 1 लाख अणुओं को समाप्त करने की क्षमता रखता है क्लोरीन का, हमारी ओजोन लेयर के संदर्भ में। अब ये तो ठीक है, इसकी भयावहता जो मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको कुछ गैसेस के नाम याद करके रखने होंगे। मैं नोट्स तो प्रोवाइड कर दूंगा, आपको कुछ इनके नाम नोट करके रखने होंगे। नाम है, पहला जो मैं नाम बताऊं तो वो पहला हमारा नाम है, अगर CFC ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ठीक है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन ठीक है, लेकिन आजकल एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आप बेसिकली आप मिथाइल क्लोरोफॉर्म रख सकते हैं, जो बहुत भयानक डिप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ओजोन को। मिथाइल क्लोरोफॉर्म सबसे खतरनाक गैस के रूप में देखा जाता है, जो बिल्कुल खत्म करती है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बच्चे लिखते हैं, मैंने कहा ना आजकल जो एग्जाम्स है उसको थोड़ा सा चेंजेस कर दिए, कुछ नई नई गैसेस को लेकर आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स उनको नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चे हमारे टिके रहते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड तक, हाइड्रोक्लोरोकार्बन तो और क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो, लेकिन आपको कुछ और भी याद करके रखनी होगी। जैसे आपको रखना होगा मिथाइल टेट्राइड्स रखनी होगी, बहुत खतरनाक, टेट्राइड बहुत खतरनाक गैस है। मिथाइल क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रखें, मिथाइल ब्रोमाइड याद रखना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा ये 4-5 गैसेस अगर आप नोट कर लो तो फटाफट नोट कर लो, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप नोट करें, एक हेडिंग डाल के, एक बस शॉर्ट नोट्स, क्योंकि ये नोट्स में मेंशन नहीं करूंगा, नहीं तो फिर मेरा मटेरियल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इससे आप थोड़ा सा 1-2 लाइन नोट कर लीजिए कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करने मतलब खत्म करने में, क्षरण करने में कुछ मेन गैसेस हैं, मेन गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, कुछ मेन गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनके नाम हैं, वो तो आप लिख ही लें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CHOLOROFLUORO, CFC लिख लो, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सेकेंड वन इज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तीसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये थी परंपरागत गैसेस जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है क्लासेस में भी, तो बच्चों को याद रहती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब कुछ ऐसी गैसेस लिख लो जिनके बारे में चर्चा भी नहीं होती, ना आप लोग याद करके रखते हो। मैंने बताया आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होता है क्लोरीन और ब्रोमाइन एटम्स। CHLORI क्लोरीन एंड ब्रोमाइन, BROMINE ब्रोमाइन एटम्स। इनके एटम्स, क्लोरीन एंड ब्रोमाइंस के एटम, ये मैं नोट्स में नहीं दूंगा इसलिए मैं अलग से करवा रहा हूं। क्लोरीन और ब्रोमाइंस के एटम बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं ओजोन लेयर को। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने डिफाइन किया कि वन, यू कैन राइट, मैं इंग्लिश में ही बोल दूंगा, एक क्लोरीन का एटम, एक क्लोरीन का एटम 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को खत्म करने में सक्षम है। 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को खत्म करने में सक्षम है, ये मैं डिस्कस कर दिया ऑलरेडी। 1 क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय ओवर, ज्यादा, 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स बिफोर इट इज टू रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर्स। यानी जो हमारा समताप मंडल है वहां पे अगर हमारा एक एटम भी होता है वो करीब 1 लाख से भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स को खत्म कर सकता है ओजोन के। जी मयूरी, फटाफट नोट करें। नेक्स्ट वन, आप गैस का नाम लिखें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा, TETRA, टेट्रा क्लोराइड, TETRACHLORIDE, कार्बन टेट्राक्लोराइड। दूसरी मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म्स। नेक्स्ट हॉलोन्स, हेलेंस कहते हैं, हेलेंस, हेलेंस हिंदी में हेलेंस, HALONS, हेलेंस, हेलेंस, HALONS, हेलेंस। नेक्स्ट मिथाइल ब्रोमाइड,
मिथाइल ब्रोमाइड, एसेट्रा एसेट्रा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गए, मिथाइल टेट्राक्लोराइड हो गए, ब्रोमाइड हो गए, क्लोरो मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया, ब्रोमाइड हो गया। ये कुछ गैसेस के जो नाम हैं, ये जो बहुत ज्यादा अगर अभी हम देखें तो वो ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब हार्मफुल होते हैं ओजोन लेयर के लिए, उसको कंटिन्यूसली नुकसान देने में लगे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बात कहूं तो इतना काफी है ओजोन लेयर के बारे में आपको एग्जाम में लिखने में, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा वर्ड्स भी हो जाएंगे और बार बार एग्जामिनर्स को हिट हमने काफी बार कर दिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता के, उसके डेफिनेशन को बता के, उसके सूत्र को बता के, उसके मतलब बेसिकली फॉर्मेशन की प्रकृति को बता के, उसकी साधारणता के आधार पर बता के कि वो कहां पर पाई जाती है, एसेट्रा एसेट्रा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट गैस पे, CO2 पे। बेसिकली हम मूव करते हैं CO2 पर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ओब्वियसली बात है, ज्यादा कंबशन होगा तो ज्यादा CO2 का मात्रा बढ़ जाएगी, कम होगा तो कम होगी। तो जो ये CO2 है, ये बेसिकली घटती बढ़ती रहती है। जैसे भी कोविड-19 लगा तो इसकी मात्रा में थोड़ा सा कमी आई थी, जैसे कहीं बढ़ जाती है। तो ये बड़ी बेसिकली खतरनाक गैस है, और खतरनाक कहूंगा, लाभदायक भी है, और खतरनाक दोनों ही कहूंगा मैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। क्या होता है जो CO2 है, वो बेसिकली जितनी भी वनस्पति है, जब मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक के बारे में बात की थी, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा और स्वपोषी और प्रकाश के थ्रू अपना खाने को तैयार करते हैं, खाना बनाते हैं पेड़ पौधे। ये आपको लिखना होगा, इस प्रकार ही लिखना होगा, है ना। जा रहे लिखने को लिखोगे नहीं CO2 बढ़ रही है, घट रही है, मर रही है, कट रही है, क्योंकि वैसे ही MPPSC और ये एग्जाम पोस्टपोन्ड होते रहते हैं। एक बार मौका मिलता है जिंदगी में, तो थोड़ा सा उसको हमें फोकस करके ढंग से देना होगा एग्जामिनेशंस को, तो इसलिए उसको फोकस करना जरूरी है। तो बात आती है कि ये जो मात्रा है इसकी, जो एग्जाम है मतलब CO2 की मात्रा घटती बढ़ती वेरिएबल गैसेस में कंसिडर की जाती है। तो ये जो हमारा ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, जो स्वयं से भोजन बनाते हैं, मैंने आपको बताया था रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा भी बताया था। कुछ होते हैं पेड़ पौधे भी जो अपना संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, उसमें CO2 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। फोटोसिंथेसिस के अंदर ये इसका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली रोल होता है CO2 का हमारे वायुमंडल के अंदर, अगर हम बात करें तो ये जो गैस है, जैसे आप जानते हैं, जो खाना बनाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाना बनाते हैं। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो बनाई जाती है, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा चाहिए होती है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में करने के लिए चाहिए होती है। अब इसकी एक क्वालिटी होती है, ये क्या है, जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, ऊपर से सूरज से हमारी लघु तरंगे आती हैं। मैंने बताया था पृथ्वी पर हमारी लघु तरंगे आती हैं, जिन्हें हम माइक्रोवेव्स के रूप में हम देखते हैं, लघु तरंगे आती हैं, ठीक है। तो जब ये ऊपर से इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है, विकिरण होता है जो इनकमिंग आ रहा है ऊपर से, उसके लिए ये ट्रांसपेरेंट बन जाती है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, आर पार जाने वाली पारदर्शी बन जाती है, ट्रांसपेरेंट बन जाती है, ये जो हमारी CO2 गैसेस हैं। दूसरा, ये ट्रांसपेरेंट बन जाती हैं, लेकिन जब आउटगोइंग आती है, टकरा के जब ये लौटती है, मैंने आपको बजट पढ़ाया था बहुत अच्छे से ज्योग्राफी में, जब ये टकरा के लौटती हैं दीर्घ तरंगों के रूप में, ये तो लघु तरंग हो गई हमारी, जब ये दीर्घ पार्थिव टेरेस्ट्रियल्स वेव्स जो मैंने बताया था, दीर्घ तरंगों के रूप में जब लौटती हैं, तो ये एक प्रकार का अपारदर्शी मतलब तरीके का व्यवहार करती हैं, बिहेव करती हैं,
उनको जाने नहीं देती। मतलब आने तो दे रही है, CO2 आने तो दे रही है, लेकिन जाने नहीं देती। ठीक है, आज मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ऐसा क्यों करती है ये? यहाँ बहुत सारे बुद्धिमान स्टूडेंट्स भी हैं, थोड़ा दिमाग चलाएं, बाकी सब तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। ऐसा क्यों होता है कि जो CO2 है वो ऊपर से उन तरंगों को आने देती है लेकिन जाने नहीं देती? ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या क्वालिटी है, और या टकराने का रिफ्लेक्शन के बाद क्या क्वालिटी हो जाती है उन जो दीप तरंगों के अंदर? ये मुझे आप लोग मुझे इसके बारे में आप मुझे पर्टिकुलर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वही 7400501501 पे, कि ऐसी प्रॉपर्टी क्यों है, मतलब इसकी CO2 को। दिमाग चलाओ थोड़ा सा। तो कहने का मतलब है, ये ऊपर से जो तरंगे आई, ये तरंगे आई, ये तरंगे आई, और ये तरंगे आने के बाद ये वापस नहीं जा पाती और CO2 उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। जब ये उन्हें मतलब सोख लेती है, एक प्रकार सोख लेती है, तो ये एटमॉस्फेयर गर्म होने लग जाता है धीरे धीरे। ऑब्वियसली बात है, ये वापस नहीं जा पा रही, रेडिएशन सोख रही है। तो इसी प्रभाव को हम बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, हरित ग्रह प्रभाव भी कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। जो ठंडी जगह होती हैं वहां पे इस प्रकार का ग्लास भी बनाया जाता है, बहुत सारा प्रोग्रामिंग की जाती है इस प्रकार की, यहाँ पे फसलें उगाई जा सके। तो फ्रेंड्स, जो CO2 हुई, आप सिर्फ इसके बारे में 2-3 बातें ही नोट लिख दीजिएगा एग्जाम पॉइंट्स के अंदर, जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ऑलरेडी, कि जो CO2 है वो बेसिकली, जहां एक और बुरी है, ऑब्वियसली बात है, कंबशन का CO2 की मात्रा बढ़ने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, क्योंकि कंबशन के बाद ही CO2 का इंक्रीमेंट होता है। यानी हम ज्यादा से ज्यादा, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, ऑक्सीजन को हम कंज्यूम कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो वो खतरनाक है। लकड़ी जलाई जा रही, वो भी इंडिकेट कर रहा है, बहुत सारे फ्यूल्स के बारे में बात कर रहा है। लेकिन दूसरी तरह से अच्छा है कि इससे हमारे जो पेड़ पौधे ऑटोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक्स हैं, जो सिंथेसाइज फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, वो खाना बनाने में CO2 उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में बहुत ज्यादा असरदार होती है। दूसरा, एक प्रकार का ये हरित ग्रह प्रभाव भी दिखाती है, जिससे स्थान गर्म हो जाता है। वो दोनों जगह सही है। गर्मी में अगर नॉर्मल हमारे जैसे प्रदेश हैं, वहां पे अगर गर्मी बढ़ रही है तो वो खतरनाक है, लेकिन यहाँ पे फसल उगाने की जरूरत है, तो इस तरीके का प्रभाव करके वहां पे फसल भी उगाई जाती है। तो उस लहजे से ये बेहतर है, बेटर है। बच्चों, आपको ये क्या ये समझ में आया? अब मुझे एक ये थोड़ा सा बता दो, क्या आपको ये समझ में आया? यस और नो? क्योंकि हमारा गैसेस पोर्शन खत्म हो गया। गैसेस पोर्शन में स्टूडेंट्स हमने बहुत कुछ लिखा है, इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ जाना है, बहुत कुछ जाना है। गैसेस क्या होती हैं, कितनी फैलती हैं, हमने गैस के नियम जाने, बॉयल्स नियम, लूसिक नियम, चार्ल्स नियम, कंबाइंड गैस लॉ, कांस्टेंट गैसेस, वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल गैसेस में भी, कांस्टेंट गैसेस में भी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के 7 प्रकार हमने उनको लेके चले, नाइट्रोजन को लेके हम कंसिडर किया, फिर ऑक्सीजन को लेके हमने बात की, फिर हमने यहाँ पर बात की वेरिएबल गैसेस में, आज के हमने ओजोन लेयर, काफी क्वेश्चन से पुट होते ही होते हैं, ओजोन लेयर को हमने फिर बात की। तो ये हमारा खत्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा एयरोसोल। एयरोसोल, एयरोसोल होगा जो नेक्स्ट होगा मेरा, वो क्या होगा दोस्तों? एयरोसोल होगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जो मेरा नेक्स्ट होगा वो मेरा क्या होगा? एयरोसोल होगा, जिसमें 10 पार्टिकल है। उसके साथ ही साथ आधे घंटे में हम इसे खत्म करेंगे, उसके बाद हम वाटर वेपर को भी हम खत्म कर देंगे, फटाफट इन दोनों को ही एक साथ निपटा देंगे, वाटर वेपर को। तो ये खत्म होता है जैसे, फिर हम आ जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, जो स्ट्रक्चर है लेयर्स का, समताप मंडल, स्टोव मंडल, अयन मंडल, जो भी आप आइनोस्फेयर जैसे पढ़ते हैं, वो कहाँ कहाँ पर उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो उसमें मुझे बहुत समय लगेगा। समय मतलब कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ बेस्ट पढ़ाना चाहता हूँ मैं, टाइम पास नहीं कि जब आप कोई नई किताब खोलो आपको कोई नई चीज मिले। अभी मैं इस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ कि आप कोई दुनिया की भर की कोई भी किताब उठा के देखो, आपको नई चीज नहीं मिलेगी। इस संदर्भ में उठा के देखो,
कोई भी उठा के देखो, आपको नई चीज नहीं मिलेगी जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं की है। तो उसमें समय लगता है, अगर ऐसा आपको करना है तो समय लगता है। तो जैसे क्षोभ मंडल की 3 लेयर हैं, क्षोभ मंडल के अंदर 3 लेयर हैं। मैंने पहले ही बताया था, फ्रिक्शन लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, अपर लेयर होती है, जहां पे जेट प्रवाह चलता है। तो जेट प्रवाह क्या होता है? जेट प्रवाह किस प्रकार तिब्बत को एक प्रकार का अपनी उंगलियों पे नचाता है। तिब्बत बहुत बड़ा है, भारत का आप मान लो पूरा भारत समाज है तिब्बत के पठार पे, तो भारत को किस प्रकार तिब्बत नाचता है जेट प्रवाह के अनुसार, क्यों ये चलता है, उसके हम ब्लॉक्स कुछ हम चर्चा करेंगे। कुछ ब्लॉक्स मैंने क्लास में भी डिस्कस किए थे, कुछ ब्लॉक्स को हम आपके संग चर्चा करेंगे। तो बहुत कुछ है। मतलब ये एटमॉस्फेयर एक ऐसे खत्म नहीं होता कि हमने उठाया, लेकिन ये है गारंटी कि एक बार एटमॉस्फेयर पढ़ लोगे, वायुमंडल समझ लोगे, जैसे जेट प्रवाह आपके हमेशा क्वेश्चन आते हैं, लोकल विंड्स आती हैं, चिनूक फिनूक कहाँ चल रही है, मैनहट्टन क्यों कहते हैं इसे, ये अल नीनो लाल नीनो क्यों चल रही है, ठीक है वो महासागरी जलधारा, लेकिन इसका वायुमंडल पे क्या प्रभाव है। और ये बहुत सारे इतने क्वेश्चंस होते हैं। ये देखो, जो ज्योग्राफी होती है, मैं जब भी क्या कहते हैं कि ओके सुमन आप चेक कर चुकी हो, ओके। बात है कि जब भी किसी बच्चे से बात करता हूँ, कुछ इंदौर के जो स्टूडेंट्स होते हैं और थोड़ा सा दिल्ली के स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे पे कॉल आते हैं, वो भी जुड़े हुए हैं अभी। तो जब भी उनसे व्हेनेवर आई स्टार्टेड टॉक की, वो बोलते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक्स की और उसके नोट्स की, हमने ज्योग्राफी पढ़ ली है। जब भी वो बोलते हैं कि हमने ज्योग्राफी पढ़ लिया है, सच बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि हाउ कैन इट पॉसिबल। आज मुझे 17 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, सच बता रहा हूँ 17 साल हो गए। आज भी कहता हूं कि मुझे भूगोल इतना नहीं आता। आज भी भूगोल का बहुत कम, यानी 0.0001% जान सका हूं। और वो बच्चे कहते हैं कि हमने भूगोल तो बहुत पूरा पढ़ रखा है, सिविल सर्विस लेवल का। तो मैं बताना चाहूंगा, भूगोल एक खेल नहीं है। भूगोल एक, या कोई भी सब्जेक्ट कोई खेल नहीं होता, चाहे वो हिंदी लेके चलो, कोई भी लेकर। अगर भूगोल के विषय की बात करूं तो भूगोल 12 विषय में डिवाइड होता है। आपका नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, मैं नगर के अगर रूरल ज्योग्राफी की बात कर लूं, किस प्रकार निर्माण होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल की बात कर, नगरीय भूगोल होकर डिवाइड कर लूं, आर्थिक भूगोल की अगर मैं संसाधन भूगोल की बात कर लूं, जलवायु भूगोल की बात कर लूं, महासागरीय जलधाराओं की भूगोल की बात करूं। बच्चे सोचते से वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। अरे भैया, भूगोल को 12 अलग अलग, सांस्कृतिक भूगोल, भूगोल को 12 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो मेरा लक्ष्य यही है कि मैं आप लोगों को 12 के 12 क्षेत्र पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी के अंदर। क्योंकि ये विषय, ये मेरा वही कोई टारगेट बैच नहीं है, जो मेरा फर्स्ट आवर कोई टारगेट नहीं है मेरा। मैं इसमें जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, इतनी ग्रिप होनी चाहिए आप लोगों की कि मैं 12 के 12 सब्जेक्ट में इसे टच करूंगा। अब ब्रह्मांडी है, ब्रह्मांड का अभी हमने सिर्फ एक हिस्सा देखा है। मैं वायुमंडल पर पृथ्वी का पढ़ा रहा हूं, अभी वही खत्म नहीं हुआ। वायुमंडल ब्रह्मांड का एक हिस्सा देखा है। ब्रह्मांड, ये वायुमंडल खत्म होने का फिर से ब्रह्मांड के ऊपर, ब्रह्मांड पर हम फिर से एक बार नजर डालेंगे। सूरज के बाद ही, सूरज में बच्चे कह रहे थे इंटीरियर स्ट्रक्चर, आउटर एटमॉस्फेयर, ये वो। उसके बाद अभी ग्रह कहाँ हुए हमारे? आप शुक्र पे चर्चा करो, बुध पे चर्चा करो, मंगल पे चर्चा करो। अभी तक हमने कितने कितने, सभी देशों ने कितने कितने यान वहां पे भेज दिए, कौन कौन सी चोटियां, कौन कौन से पहाड़ वहां पर स्थित हैं। अगर हम ये देखें तो आपको समझ में आएगा कि उनका विस्तृत कितना है। तो भूगोल में आप मास्टर तो बन जाओगे, जो अपना फ्लो है। अब आप सोचो, किसी भी कोचिंग में जाते हो तो आप, इवन हम भी अपने पेड बैच थोड़ी ना इतना पढ़ाते हैं, 2-3 दिन। तो ये घंटा हम जो बढ़ा रहे हैं, ये करीब 1 साल में भूगोल पढ़ाऊंगा। लेकिन भूगोल ऐसा हो जाएगा कि आंख बंद करोगे तो ये बता सकते हो कि कौन सा नाला या नाली कहां पर है। इंदौर में तीसरी गली में बड़ा नाला है, उस नाला का उद्गम स्थान है 12 किलोमीटर दक्षिण में, क्योंकि वहां पे शिप्रा नदी जो साइड में इंदौर की जा रही थी, उसकी एक नहर डाल दी छोटी सी। तो वो नाला जो आपके मोसी आता है ना घर, ऐसे होने चाहिए तुम लोग, उसे कहते हैं मास्टर। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं कल के दिन आपसे फिर से मुलाकात करता हूं, बायोलॉजी प्रोटीन लेकर, और कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।